सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई लीडर्स और वर्कर्स के खिलाफ 9 मई ट्रायल्स के फैसले आना शुरू हो गए हैं। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 9 मई के इल्जामात से बरी हो चुके हैं, जबकि एक सेनेटर, एक एमएनए और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर समेत 42 मुल्जमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद सियासी कशीदगी में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कानून के तकाजे पूरे न होने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि हुकूमत ने उसे इंसाफ की जीत करार दिया है। सवाल यह है कि 9 मई मामले का मंतकी अंजाम क्या होगा? क्या माफ़ी मांगे बगैर पीटीआई को निजात मिलेगी? देखना यह भी होगा कि इन फैसलों के फौरी सियासी असरात क्या होंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। किसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब और कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के PMLN से, नईम हैदर पंचोदा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि 9 मई पर जो सज़ाएँ हुई हैं उसका इल्ज़ाम पीटीआई ने हुकूमत पर लगा दिया है कि आप लोगों ने इंतकाम लिया है पॉलिटिकल। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सज़ाएँ जो है वो PMLN के सेक्रेटेरिएट ने तो नहीं सुनाई ना, सज़ाएँ जो है गवर्नमेंट ने तो नहीं सुनाई, अदालतों ने सुनाई हैं। और यही देखें मसला है, ये सज़ाएँ 2 साल के वक्फे से आई हैं और इसमें पीटीआई ने कोई ज़िम्मेदारी का एहसास जो है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, बल्कि इसके ऊपर सियासत की। और देखें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो 9 मई का वाक़या वो कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था जो रैंडमली हो गया, उसके पीछे बड़ा बिल्डअप था। उसके पीछे आपको याद होगा रजीम चेंज का नारा था, साइफ़र का नारा था, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन खान है, इंस्टिगेट किया गया, बिल्डअप थ्रेटन किया गया और फिर एक यक वक्त जो है 1 दर्जन जगहों के ऊपर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर ये हमला आवर हुए। तो ये कहना कि आज भी इसकी ज़िम्मेदारी ना लेना, आज भी डिफ्लेक्ट करना, पहले फॉल्स फ्लैग कहते रहे, फिर आप देखें कि इनका रवैया क्या रहा। चीफ जो है लंदन गए तो वहाँ प्रोटेस्ट किया। तो ये तो जो है यही तो इशू है कि आज पीटीआई कहाँ खड़ी है। अगर ये पहले दिन कहते रजीम चेंज, तो अब साबित हो गया कि एक जाली बयानिया था, तस्लीम करते कि हमारे से गलती हो गई, हमारे सपोर्टर से गलती हो गई, हमने इंस्टिगेट किया, ये नहीं होना चाहिए और दोबारा ये इंसिडेंट कभी नहीं होगा। मौका भी दिया दरमियान में DGI SPR ने ये बात भी की कि उस पर कोई निदामत दिखाएं, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो तो फिर इसके ऊपर सोचा जा सकता है। ये वो वहाँ से आ रही थी आवाज़ जो इसके विक्टिम्स थे 9 मई के, जिनके ख़िलाफ़ ये एक्शन हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी ये तो हुकूमत कोई साजिश कर रही है इनके ख़िलाफ़ या इनके ख़िलाफ़ कोई इनकी टारगेटिंग हो रही है, ये नहायत ही अफसोसनाक है कि 2 साल गुजरने के बाद अगर आप 9 मई के वाक़ये को जाने देते, आंखें बंद कर लेते, मिट्टी डाल देते उसके ऊपर, तो फिर तो यू आर बोइंग अ रेसिपी फॉर एनार्की। क्योंकि आप ये हो नहीं सकता कि एक सियासी जत्था फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो और आप ये अज्यूम करें कि इसको हम पी जाएंगे, ये नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल एंड नथिंग विल हैपन ऑन इट। तो फिर मेरे ख़्याल से अगर इसके ऊपर तो फिर तो आप कुछ भी अलाउ कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ द टाइम के जो लोगों ने किया, जो बुना, उसको आज ये भुगत रहे हैं और आज भी अगर ये एहसास नहीं कर रहे तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। और जदा साहब, आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। जत्थेबाजी आपने की, 9 मई को आपने चढ़ाई दी, रियासती इदारों पे हमले किए, एयर बेसिस पे हमले किए, GHQ पे हमला किया, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराव किया, एक बिल्डअप किया राना साहब कह रहे हैं, और आप लोगों ने जहन साजी की अपने कारकुनों की, जिसका ये नतीजा निकला कि आपके कारकुनों ने हमला किया। एक दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम छोड़ कैसे सकते हैं, अगर आज छोड़ दिया जाए तो कल फिर दोबारा इस किस्म के वाक़यात होंगे। तो कहते हैं हमने नहीं किया, आपको अदालतों ने सज़ाएँ दी हैं। तो इतने बड़े वाक़यात करने के बाद आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया जी। पहली बात तो ये है कि 9 मई एक पूरा प्लान किया गया था और ये तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए किया गया था, इमरान खान को टारगेट करने के लिए किया गया था, क्योंकि ये जवाज़ ढूंढना था कि किसी तरीके से इमरान खान, उनकी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए और PMLN और जो आज हुकूमत के अंदर है उनको फ़ायदा दिया जाए और उन्हें इक़्तिदार में लाया जाए। वो आपके सामने।
नंबर 2, हमने हमेशा कहा कि आप जुडिशल कमीशन बना दीजिए इंडिपेंडेंट जजेस के ऊपर। हमने कहा कि आप CCTV फुटेज लेकर आइए, लेकिन इनकार किस लिए किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि ये झूठे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई के अंदर अगर आप उस केस को देखें तो 9 मई के केस के अंदर सबसे पहले अगर आपने केस दर्ज करना था तो FIR से पहले एक दरख्वास्त होती है, लेकिन रात 10 मई को आप 3:10 के ऊपर देखते हैं कि FIR दर्ज हो गई है और सुबह 10 बजे एप्लीकेशन दी जा रही है। तो हमें इसका जवाब दीजिए। फिर 2 जो लोग हैं बिलाल एजाज और अहमद चट्ठा, उनके हवाले से जज साहब ने ये कहा कि जनाब इनकी ज़रूरत नहीं है इनके हवाले से बात करने की, बहस करने की। बाद में देखा है आप कि उनको भी सज़ा दे दी गई है। फिर ये आप देखें कि हसाम हो या दूसरे वकील ने प्ली ली है, ये देखें ये बिल्कुल हकायक हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपके साथ ऑर्डर शेयर कर देता हूँ। ये हमारे जो ऑर्डर में लिखा है कि ये लोग मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि जज ने मुझसे वैसे गुफ्तगू की है और कहा है कि ये नहीं है। नहीं, देखें जब जज साहब ये कहते हैं कि आपने नहीं करनी बहस, ठीक है, तो फिर उसके बाद तो बात ख़त्म होगी ना। जब जज साहब ही कह रहे हैं कि इनका नाम ही नहीं, क्योंकि ये 9 महीनों के बाद इन तमाम लोगों को नामजद किया गया था, ये तीनों के तीनों को। और आप ये देख लें कि हसाम अफजल हो, यानी जो उसके अंदर पुलिस एहलकार जिसकी गवाही जिसकी शहादत के ऊपर ये सारा केस बना, हसाम हो या असमतुल्लाह हो या खालिद हो, अगर इन तीनों के आप बयानात उठा के देख लेंगे तो तीनों के बयानात एक जैसे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि हमने लाहौर के अंदर जमान पार्क के अंदर घुस के मीटिंग का हिस्सा बने और सुन लिया कि इमरान खान साजिश कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आपने जलाओ गिरा करना है। फिर एक जगह पर अपील का रास्ता है, मैं वही कहता हूँ, अब आपके पास अपील का रास्ता फिर वही कहते हैं कि हम चक्री के अंदर इंटरचेंज के ऊपर मीटिंग हो रही थी, वहां घुस के। देखिए इमरान खान से मुलाकात करने के लिए एक पूरा आप पहले एक गेट, फिर दूसरा, फिर चेकिंग, मोबाइल बार सारे, और फिर जाकर बंदा जिसकी पहचान हो वो बैठ सकता है। आप कैसे कोर कमेटी के इजलास के अंदर जाकर घुस के बैठ गए? और रिकॉर्ड ये कह रहा है थाने का कि वो हसाम अफजल जो है वो छुट्टी पर है, और SHO मुतलका वो ये कह रहा है कि जनाब अगर आप वापस आएंगे बगैर इतलाक कि आप छुट्टी पर गए हैं तो पहले आपको SP के पास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से होकर आप मेरे पास आएंगे, मुझे जस्टिफिकेशन देंगे, फिर मैं आपकी अगर देखूंगा कि हाजिरी कबूल करनी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। रिकॉर्ड ये कह रहा है, लेकिन उसका बयान ये कह रहा है कि मेरी ड्यूटी SHO ने लगाई थी जमान पार्क के अंदर। तो आप इस तरह मुज़क्का के स्टोरियां बनाकर सजा देंगे तो क्या उसको कोई मानेगा कि ये सजा है? आपने इन 2-2.5 सालों के अंदर कितने दहशतगर्दों के ट्रायल किए हैं, कितनों के रात 10 बजे तक आपने समाअत की है? आपके सामने है कि वहाँ पर क्वेटा के अंदर सीधी गोली मारेगी उस एक बच्ची को, ठीक है, उसके वरसा ने कि आपने शादी क्यों की है? मुझे दिखाएं कि उसका कोई रात को ट्रायल जारी हो, कोई दिन को ट्रायल हुआ, उससे सज़ा उनको सज़ा होगी हो। मुझे दिखाएं आप हाफजाबाद के अंदर जिस तरह एक जो बीवी है एक खावंद के सामने उस बीवी के साथ ज्यादती की गई, तो मुझे दिखा दें कि उसका कोई ट्रायल हुआ है। तो जो जमहूरियत है, जमहूरियत का ये हुस्न है कि कोई भी जमहूरी मुल्क जो है उसके अंदर एहतजाज आप खा के, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो कहती हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक जहाँ पर आप एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। और एंटी टेररिज्म एक्ट इसलिए नहीं लाया गया था कि आप 7 दिनों के अंदर आपने फैसला करना है या इतने दिनों के अंदर फैसला करना है कि आपने अपने पुरअमन लोगों को जो एहतजाज करते हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफा। एंटी टेररिज्म एक्ट लगता कहाँ पर? पहले ये तो देखें, क्या उनका जुर्म था एंटी टेररिज्म एक्ट लगाकर आपने सजा देने का? कोई उनका जुर्म नहीं था। ये सारी एक स्टोरी बनाई गई जो फैब्रिकेटेड थी। एक बंदे को आप पूरे पाकिस्तान में तमाम थानों के अंदर नामजद कर दें और कहें कि इसने साजिश की है। भाई सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं कि आप एक वकूए के ऊपर एक ट्रायल आप चला सकते हैं, हर जगह पर एक ही स्टोरी। अब शिबली फराज उमर यूब उनको फैसलाबाद के अंदर सजा देने की तरफ ये जाएंगे, वहाँ जरताज गुल के ऊपर भी चल रहा है, वहाँ और लोगों के ऊपर भी चल रहा है। तो इनका दिल है कि सारी असम्बली खाली कर दी जाए और वहाँ सिर्फ ये बैठे हों ताकि बात करने वाली कोई ना बचे। लेकिन ये नहीं होगा। तो आपका शायर है उसका जिक्र कर रहे हैं कि शिबली फराज और उमर अयूब को वहाँ पर सजा देंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप एविडेंसेस के बगैर हमारा जो है वो और कमज़ोर एविडेंसेस की बेस पे हमारा फैसलाबाद में जो ISI का दफ्तर है वो एक बंद गली के अंदर है और अंदर करके है। अच्छा, अब ये कभी भी जो सियासी अगर आप तारीख़ निकाल के देख लें कि कभी भी वहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन 9 मई वाले दिन फैसलाबाद के अंदर उस ISI के दफ्तर को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके अंदर घुसने की कोशिश की गई और वहाँ प्रोटेस्ट किया गया। तो डेफिनेटली देखें ये वो तो इनके साबिक MNA का मौका जो है उन्होंने माना भी, बाद में छोड़ के भी बिल्कुल माना भी, और भी दीगर लोग उसके अंदर शामिल थे वो जो जिनके भी ट्रायल हो रहे होंगे। हम उस एहतजाज का हिस्सा बने थे हमारे लोग, तो इसलिए एहतजाज बिल्कुल बने वहाँ और जलाने की भी कोशिश की गई उसको। वहाँ फिर उन्होंने फायर किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हलाकत नहीं हुई,
लेकिन ये अगर वो ना करते तो इसको भी जला देना था इन्होंने, जिस तरह जिना हाउस को जलाया था। बहरहाल देखें, बात ये है कि इनको लगता है कि ये कोई 9 मई हमारी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है और वो हुआ नहीं था। देखें 9 मई पूरी कौम ने विटनेस किया। ये कहते हैं जी कोई CCTV होती तो एक नहीं 20 CCTV अवाम ने देखी, जहाँ पतलूनें रहलाई गई, जहाँ कहा गया कि इधर चलो उधर चलो, उससे पहले जो रेटरिक बिल्डअप की गई सब ने विटनेस किया। आज अगर ये इसको ये रंग देंगे कि ये कोई सियासी इंतकाम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये दिन ये इनको समझ ही नहीं आई। देखें बात ये है कि इस मुल्क में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप अदारों का जलाओ घिराव करें। अगर ये इजाज़त आप दे देंगे, अगर ये आप पर्ची लिख के दे देंगे कि इसकी खुली छुट्टी है, तो पाकिस्तान में तो यहाँ कल आग लग जाएगी। बट ये जो कह रहे हैं कि वो जो CCTV फुटेजेस हैं वो ट्रायल में प्रोवाइड नहीं की गई, ये जो इल्ज़ाम ये तो देखें अब ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको तो टेक्निकली तौर पे चैलेंज किया जाएगा ना। मैंने तो ट्रायल को नहीं फॉलो किया, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये एविडेंस बेस्ड CCTV की फुटेज भी होगी, जो आपकी जो लोकेशन थी वो उसके तहत भी, मोबाइल लोकेशन के तहत भी ये चीज़ें अब कोर्ट ने सज़ा दे दी है। तो अब ये कहें जी कोर्ट के अंदर ये नहीं था वो नहीं था, अब तो सज़ा याफ्ता वो हो गए, साबित हो गया है कोर्ट के अंदर ATC कोर्ट में कि इन्होंने 9 मई के वाक़यात में ये मुलव्वस हैं। तो अब इधर से आगे मेरा मशवरा PTI को ये है, आज भी ये है कि बजाय कि ये फिर ये कहें कि ये फॉल्स फ्लैग था और हमारे से इंतकाम ले रहे थे, आप कोई ज़िम्मेदारी का एहसास करें, कुछ कहीं तो आप दिखाएं कि आपसे गलती हुई और इस गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन आज भी अगर ये इसी लाइन को टो करेंगे जिसके ऊपर हैं, तो आई एम सॉरी टू से ये 9 मई का वाक़या था और ये पहले दिन से रियासत का ये फैसला था कि इसके ऊपर सज़ाएँ होंगी, एंड दिस इंसिडेंट कैन नॉट लेट गो कि आप इस पर आंखें मीट लें, तो ये नहीं होगा। तो वो अब आपका वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की भी हिदायत थी कि 4 माह में इनको मुकम्मल किया जाए ट्रायल्स को, तो अब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। तो मैं समझता हूँ आज भी PTI के बॉल इज इन PTI's कोर्ट कि हाउ दे प्ले विद इट। अगर आज भी ये अपने झूठ पर इस फैसले के खिलाफ भी PTI ने बयानात दिए ना जी, उन्होंने इस पर क्रिटिसिज्म किया इस फैसले के ऊपर भी कि 4 मंथ में ट्रायल कंप्लीट किया जाए, काफ़ी अंडर क्रिटिसिज्म रखा, लेकिन फैसले के रिव्यू करने की कोई बात इन्होंने जो है वो दरख्वास्त में नहीं की। अब हुकूमत भाई देखें, गुजारिश ये है कि मैंने आपकी टीम को एक CDR भेजी है, उस CDR को ज़रा इधर स्क्रीन के ऊपर चलाइए। बिलाल एजाज का वहाँ जो रोल डाला गया है वो ये डाला गया है कि आप इन डेटों के अंदर यहाँ मौजूद थे। उन्होंने रात को, बिलाल एजाज से मेरी बात हुई, उन्होंने रात को बताया कि CDR जो है मेरी, उसके मुताबिक मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था और मैं इतने दिन से इतने दिन तक यहाँ गुजरावाला के अंदर था। और इसी तरह शिबली फराज वो तो मौजूद ही नहीं थे। वो कहाँ आपने कहीं देखा कि कहीं CCTV फुटेजेस के अंदर, फैसलाबाद, सरगोदा के अंदर या किसी जगह आपने देखा हो कि उन्होंने जाकर हमला किया हो, या कोई ऐसी एविडेंस ये लेकर आ जाएं कि इन रहनुमाओं ने किसी जगह के ऊपर साजिश की है, किसी जगह के ऊपर वीडियो स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि आपने आग लगानी है, या जिस बुनियाद के ऊपर। लेकिन अगर आप रिव्यू में जाते हैं, अगर आप रिलीफ लेना चाहते हैं, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आगे उसमें जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब भी तो कराची में थे, उनको रिलीफ मिला ना जी, तो अगर शिबली साहब वहाँ नहीं होंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा। देखें पहली बात तो यह है कि सरकार कितना पैसा, सरकार कितना टाइम, ये आवाम का पैसा है ना जी, वो ज़ाया करना, जजेस को वहाँ बिठाना और लोगों को विक्टिमाइज करना। अब जैसे वो अगर 2 साल से जेल में है, डॉक्टर यास्मीन कैंसर सर्वाइवर है और 2 साल के बाद उनको सजा देते हैं और वो हाई कोर्ट में जाकर बरी होते हैं। 3 साल जो गुजरे उनके जेल में, क्या उनको कोई लुटाएगा? सर बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है। आप खुद को आदिल भाई शिबली फराज साहब नहीं होंगे तो उनको यकीनन आदिल भाई, आप खुद को इस कमरे के अंदर 2 दिन के लिए बगैर AC कमरे, ये सारी चीज़ों के बंद करके देखें, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कैद कैसी होती है। यानी आप लोगों को बेगुनाह डालें, 3 साल के बाद कह दें कि आप बरी गए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं गिल्टी पाए गए हमारे 4 लोग। मैं अब अपनी बात मैं बताता हूँ, मैं उस दफा के हवाले से बात कर दूँ तो 4 हमारे लोगों को इस्लामाबाद में सजा हुई, उसमें चित्राली साहब भी थे जिनकी अपील अभी फाइल की गई है। उन 4 की हद तक इसी बुनियाद के ऊपर कि कोई एविडेंस नहीं है, हाई कोर्ट ने 32 दिनों के अंदर फैसले को उड़ा दिया। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कहीं पर अगर ओपन जगह के ऊपर ये समाअत होगी ना, तो कहीं पर वो केस नहीं टिक पाता, ना टिक पाएगा। और यही खान साहब के केसेस के अंदर रहा कि केसेस ख़त्म हो गए। आप सरगोदा के अंदर दोबारा आ जाएं, देखें वहाँ जिस तरह ये ट्रायल चलाया गया, इससे पहले एक अब्बास थे जज साहब,
उनको इतना थ्रेट किया गया कि उन्हें कहा गया कि आप हमारे मुताबिक इन गवाहों की गवाही लें। उन्होंने गवाहों की गवाही, उन्होंने कहा ये झूठे गवाह हैं। उनके घर के का जो मीटर है वो उतार दिया गया, उनको जेली बिल भिजवाया गया, उनका जो ट्रांसफार्मर है जिस अदालत के अंदर बैठते हैं उसे फायर मारे गए बाकायदा तौर पर। उमर अयूब, शिबली फराज और तमाम लोग हमारे गेट पर खड़े रहे, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसने गैरत का मुजाहरा किया, उसने इंसाफ फराम किया, उसने ज़मानतें कन्फर्म की, उसने बरी किया। और जब ये सारा किया मुख्तलिफ लोगों को और FIRों के अंदर, तो उसके बाद उस जज को वहाँ से हटा दिया गया। अब ये नईम साहब नए लाए गए कि आपने ये फैसला देना है। अच्छा, उसके ऊपर सिर्फ ये नहीं कि हम कोई झूठ, आप रिकॉर्ड उठा लें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया। उस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट लेकर आ गए शहजाद साहब को, और वहाँ अभी नई जो हैं चीफ जस्टिस साहबा बैठी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ है कहाँ? 6 जजेस चिल्ला के कह रहे हैं कि एजेंसियाँ हमें थ्रेट कर रही हैं, इदारे हमें थ्रेट कर रहे हैं। सबूत कम है। इनको तो वो गुड टू सी यू वाली जो अदालत है और जिसमें हमारे ऊपर व्हाट्सएप पे JIT बन जाती थी और जिनके बेटे इनकी टिकटें बांट रहे थे, वो अदालतों पे इनको एतमाद था। और ये अदालतें जो इनको सज़ाएं दे रही हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन बात क्या है? बात ये है, मेरी एक सवाल का जवाब नहीं, मैं बता देता हूँ ना, बात बड़ी, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। 9 मई जो है वो 25 करोड़ अवाम ने देखी, उसको TV पे देखा, उसको सुना, उसके बैकग्राउंड को भी देखा। तो ये अगर जितना उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे या जितना इसको पोलिटिसाइज करने का रंग देंगे, 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख में एक काला दिन था। और उस दिन PTI एक्सपोज हुई, उसके ऊपर खुशी मनाई गई, उसके ऊपर सेलिब्रेट किया गया PTI की तरफ से। और खान साहब ने ये भी कहा कोर्ट की प्रेमिसेस में कि अगर मुझे फिर से गिरफ्तार करोगे तो फिर से ये होगा। तो ये चीज़ें देखें, दिस इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान की तारीख। तो उससे अगर उससे अब ये बिल्डअप करके, ये सारी कहानियाँ बिल्डअप करके ये समझते हैं कि इनके हाथ धुल जाएंगे, तो नहीं धुलेंगे। ये आज भी अगर इस जिम्मेदारी को नहीं महसूस करेंगे जो कौम की तरफ इनकी है कि इन्होंने NRK फैलाने की कोशिश की और उसी रास्ते पे चलेंगे, तो फिर ये तो इनका कोई मुस्तकबिल मुझे तो नहीं नजर आता। एक MNA, एक MPA को सज़ा हुई है जी, आप लोग पंजाब में और कौमी असम्बली में उनकी नाअहली के लिए रेफरेंस भेजेंगे? देखिए, ये तो जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो होना चाहिए। अगर एक बंदा नाअहल हो गया है और तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर मेरे ख्याल से ऑलरेडी वो नोटिस ले लेगा कि अगर वो एक बंदे को सज़ा हो जाए तो ही इज़ नो लॉन्गर अलाउड टू कीप हिज सीट, और वो सीट वेकेंट कंसिडर की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन ज़रूर ले लेगा। जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर हैं, हो सकता है उनको रेफरेंस भेजना पड़े, मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन अगर कोई बंदे को सज़ा हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाता है अनटिल अनलेस उसकी सज़ा सेट असाइड हो जाए। तो अगर उस विंडो पीरियड में ये नहीं होती तो फिर तो मेरे ख्याल से वो सीट्स वेकेंट कंसिडर की जाएंगी। पंजोता साहब इसमें लॉयर हैं, ये बेहतर लीगल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। जी बिल्कुल जी, डिस्क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद वहाँ इलेक्शन होगा। और मरीम साहबा की और नवाज़ शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की मकबूलियत इतनी हो चुकी है कि वहाँ नून लीग सीट जीत कर असम्बली के, तो भाई 9 मई पे 40 PTI के लोगों के पे इल्ज़ाम है, MNAs और MPs पे, तो इसका तो 40 सीटें चली जाएंगी आप? सर ये बिल्कुल 40 सीटें जो हैं, ये जितने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है तमाम लोगों को ये सज़ा देंगे। और जो इस वक्त हुकूमत है ना, उसकी साख इसी बुनियाद के ऊपर बची हुई है कि उन्होंने 9 मई खेलना है, क्योंकि इनके पास परफॉर्मेंस के लिए तो है कोई नहीं। तो जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसके साथ वोट है, जिसके साथ लोग खड़े हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ टारगेट इसी तरह से कर रहे हैं कि सारा दिन सारी रात जो है 9 मई के गुन गाते रहें, ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी गुस्सा रखे। जी बाकी बड़ा तनसीबात के ऊपर हमला हो गया, आप दिखा देना सुप्रीम कोर्ट किसने हमला किया? नून लीग ने हमला किया। उसके अलावा नैब के ऊपर, पेशी के ऊपर मरीम नवाज साहबा पेश हुई, हमला हुआ, पथराव हुआ बाकायदा तौर पर। कितने लोग कत्ल व गारत रोज़ाना हो रहा है, कितने लोगों को, हमारे लोगों को शहीद किया गया डी चौक के अंदर। तो जब इंसानियत का ही यहाँ पर कोई है नहीं, वो कोई रख रखाव नहीं है या उसके अंदर दर्द दिल नहीं है, तो फिर क्या बात बचती है? क्योंकि ये कुर्सी की खातर इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि नहीं, ये है कि बेशक जितने लोग शहीद हों, जितने लोग मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई इनको नहीं है। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर कुछ और अहम इशूज़ हैं जिस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इमरान खान के बेटों की रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकात हुई है, एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट के, स्पेशल असिस्टेंट हैं। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो मुलाकात हुई है
और उसके बाद एक बार फिर जो है वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट राना साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रक की बत्ती है ये पूरी कौम ने देखी भी है, इसको महसूस भी किया है, इसको इन्होंने बड़ा उछाला भी। रिचर्ड ग्रेनेल ट्वीट भी करते रहे कि खान साहब को रिहा करें, और एक लहर खुशी की जो है वो दौड़ रही थी उस वक्त पीटीआई के सोशल मीडिया पे, और ट्रंप के आने की खुशी भी बड़ी मनाई गई। लेकिन वो सारे ख्वाब जो हैं वो टूट गए, और ये वही अमेरिका है जिसको ये एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, जहां इन्होंने लॉबियस्ट हायर करके कांग्रेसमैन से भी पता नहीं कितने ख़त लिखवाए और बड़ी काविश कोशिश की। कोई जगह नहीं इन्होंने अमेरिका की छोड़ी जहां इन्होंने एफ़र्ट ना किया और ख़ान साहब की रिहाई के लिए, कि अमेरिका ही इनको बचा था जो ख़ान साहब को बचाएगा, लेकिन वहाँ से भी इनको इनकार हो गया। तो मैं समझता हूँ उनके बेटे हैं, वहाँ से इनको इनकार हो गया, ओवरऑल इनकार ही हुआ है ना जी। अमेरिका ने तो कोई इनके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। और देखें, बात ये है कि जो क्लैरिटी जब हम अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई मिसाल के तौर पे अप्रोच भी करे तो बड़ा इसमें क्लियर है कि वो कोई पॉलिटिकल विक्टिम तो नहीं है, ये कोई विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही। करप्शन के केस में खान साहब को सज़ा हुई है, और वो भी ऐसा करप्शन का केस नहीं है जो कि पाकिस्तान में ही बनाओ। ये तो नेशनल जो क्राइम एजेंसी थी यूके की, उसने पैसे चोरी के पकड़ के उन्होंने कहा ये पब्लिक का पैसा हम वापस करते हैं, तो उसकी मिस हैंडलिंग खान साहब ने की, और उसके एवज जो उन्होंने जो भी फ़ायदे उठाए, तो वो ये दिस इज़ द केस। तो इस केस में तो मेरे ख़्याल से कोई भी नो वन इज़ गोइंग टू लैंड अ हैंड टू खान साहब। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि उनके जो बेटे हैं उनका राइट है कि वो चाहे तो अमेरिकन लॉबी के सामने अमेरिकन लॉबी को इंगेज करें कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करें, या जूइश लॉबी को इंगेज करें कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करें, या किसी को भी क्रिश्चियन लॉबी को भी इंगेज करें। इट इज़ अप टू देम। हमें और उनके बेटे हैं वो काविश कर रहे हैं अगर अपने वालिद के लिए, कोई परेशानी तो नहीं है। कोई आपके सारे जो तीर हैं वो निशाने पे नहीं लगे, और आपकी सब उम्मीदें अमेरिका से टूट गई हैं। अब आप किसी भी दुनिया की लॉबी से कांटेक्ट करें, में कोई मसला नहीं है, लेकिन होने कुछ नहीं वाला। देखें, पूरी दुनिया में जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हर मुल्क को चाहिए उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करना, हर मुल्क को चाहिए उसके ऊपर स्टैंड लेना। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको पूरी दुनिया के अंदर जाकर लॉबी की है इन्होंने। अब क्योंकि अमेरिका को ये सूट करते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान वाला मामला हो, चाहे ईरान वाला मामला हो, चाहे इजराइल वाला मामला हो, कोई भी मामला हो, तो इनकी सेटलमेंट हो चुकी है उनके साथ। तो जब सेटलमेंट हो जाए, को क्यों सूट नहीं करते? देखिए, हम इसलिए सूट नहीं करते क्योंकि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और अगर हम सूट करते, देखिए हमें ये था अमेरिका को शायद क्यों नहीं करते? शायद नया सेटअप आए तो उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आए। जो पिछला सेटअप था जो चाहता था कि आप अड्डे दे दें, जो पिछला सेटअप था जो हमें इस्तेमाल करना चाहता था, और हमने खुददारी का मुजाहरा किया, तो ये तो लेट गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तो लेट गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी वैसे वाकई जमात ने, आपके सोशल मीडिया ने रिचर्ड ग्रेनेल के साथ तस्वीरों और ट्वीट को इतना सेलिब्रेट किया है, समटाइम यू कैन से इट लार्जर देन लाइफ बना दिया। देखिए, मैं ज़रा गुजारिश कर लूँ, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग भी करते रहे, ट्वीट होता रहा सब। तो इसका मतलब ये था कि आप लोग रिचर्ड ग्रेनेल से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो एक दिन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को बताएगा कि भाई ये देखो इमरान खान का मसला है आपके दोस्त का, और ये मसला आप हल करें, और वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसके बरक्स उल्टा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान, रियासत, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, ये हुकूमत से क्लोज हो गए। अब ज़रा गुजारिश सुन लेना, अब आप इनके प्रेसिडेंट ट्रंप के ताल्लुकात को इतना लाइट ले रहे हैं और अपने रिचर्ड ग्रेनेल के ताल्लुकात को इतना हाई प्रोफाइल मीटिंग करार देते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात यह है कि क्या रिचर्ड ग्रेनेल डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ताकतवर है? देखें, जो ट्रंप है उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इक़्तिदार किसके पास है, उसी को वो खाने पे बुलाते हैं। उन्हें पता है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो सो कॉल्ड हैं, सिर्फ कठपुतली हैं, वो अर्दली हैं, सिर्फ उनका सिर्फ टाइपिंग काम है, उनको जो इंस्ट्रक्शन जाए। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में मैंडेट लूट के जो है वो बिठाया गया। ट्रंप ने वोट लिया इमरान खान के नाम दौर में खुद ट्रंप ने वोट लिया इमरान खान के नाम। अपने दौर में कहते रहे ना, मैं तो बेबस था, मेरी चलती नहीं थी, सब कुछ आर्मी चीफ करते। देखिए, वो क्या था? देखिए, जब आपकी मेजॉरिटी होती है ना तो फिर आपका जरा और होता है, क्योंकि आपके ब्लैक मेलिंग थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इनके पास 17 सीटें थी ना, जिससे इनको पावर दे दी गई। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप अपनी मजबूरी समझ रहे हैं, हमारी हमें सीटें हमारी हराई गई थी। और जहां ट्रंप की बात है, हमें ये था कि वो अपना मौक़िफ़ लेंगे। ट्रंप ने वोट लिया इमरान खान के नाम पे,
और रिचर्ड ग्रेनल उसके करीब थे। अगर वो जाकर बात करते हैं कि बुनियादी हकूक वहाँ जमहूरियत नहीं है, लेकिन आप लोग मानते हैं मिसफायर हो गया, क्योंकि ये सूट कर रहे हैं ना उनको। बट ये मानते हैं कि मिसफायर हो गया? नहीं, मिसफायर नहीं हुआ, अभी हो रहा है काम, उनको उसमें सूट मजीद कर रहे हैं, ये सूट उनको कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ सेटलमेंट है, इनकी सेटिंग के अंदर है। बाकी इमरान खान के बेटे वो अपने बाप के लिए हक रखते हैं, आवाज़ बुलंद करें, जहाँ पर भी उन्हें उनको फॉरम मिलेगा वो बात करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शेर अफजल मरवत साहब ने भी अभी एक बात की है अलीमा खानम साहिबा के बारे में कि उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या गद्दार का इल्ज़ाम और इस तरह, ऐसी कोई बात हुई थी क्या? मैं शेर अफजल मरवत की मैंने स्टेटमेंट देखी है, वो उनका अपना मौक़िफ़ है। हम तो नहीं समझते कि वो गद्दार है, उनकी बहन है और वो उनकी बहन होने के नाते उनका हमारे लिए बड़ा एहतराम है। और रात दिन वो स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अपने भाई के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं, हर जगह पहुँची होती हैं, उनके केसेस का भी सामना, उनका पैगाम लेकर आती हैं, हर जगह पर अपना मौक़िफ़। दलेर खातून है, उनकी दूसरी बहनें भी दिलेर नहीं, उनका अपना मौक़िफ़, क्योंकि उन्होंने बयान दिया। ये मौक़िफ़ नहीं है, शदीद इल्ज़ाम है। मौक़िफ़ ये होता है आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ पे ले, ये तो उन्होंने बड़ा शदीद किस्म का इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने लगाया, मैं तो उसको मुतरद करता हूँ। अच्छा जी, सही, ठीक। वो कहते हैं जी बस हमारी तो कोई तवक्कुआत नहीं थी, हम तो बस ऐसे एक एफर्ट ही कर रहे हैं। आप चूँकि अभी इस वक्त उनके मफादात को पूरा उतरते हैं, इसलिए अमेरिका आपके साथ जो है वो जाके मिली। देखिए, ये बातें अब पुरानी और घिसी पिटी हो गई हैं। पाकिस्तान के मफाद में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना था और पाकिस्तान सुरखरू हुआ है, और उस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान का वज़न और ज़ोर जो डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर वो लोगों ने महसूस किया है, उसी बेसिस पे पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने या डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाईलाइट हुआ है। पाकिस्तान की जो अफवाज की दफ़ा की कैपेसिटी है, जो ओवरऑल हमने जो लीडरशिप का मुज़ाहरा किया, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है। तो वो तो किसी के नीचे लगना या नहीं है, उसके ऊपर ईरान के ऊपर जो हमने सालिसी का किरदार अदा किया, या हमने जो कोशिश की इंटरनेशनल जो एक इंसिडेंट था जहाँ, तो वो वहाँ पाकिस्तान रिकग्नाइज़ हुआ है। ये है रिकग्निशन की वजह, ना इनके प्रोपेगेंडा के तहत कोई अड्डा दिया गया है, ना कहीं और उनको कोई जो है वो बेसिस दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जहाँ आज खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो एफ़र्ट है उस साइड पे वो सबके सामने आया है। तो उसको अब ये जो बयानिए हैं वो तो उससे तो कुछ नहीं होगा ना जी, ये बातें करते रहे, और ये चीज़ तो क्लैरिटी के साथ हो गई। तो इनका अमेरिका वाला चैप्टर अब क्लोज हो गया। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने बहुत कोशिश की है, इतनी एफर्ट तो शायद किसी सियासी जमात ने की ना हो जितनी इन्होंने की, जहाँ लॉबियस्ट हायर करके पूरी भरपूर तरीके से कोई गली कूचा इन्होंने अमेरिका का नहीं छोड़ा। और इस चीज़ के बरक्स कि ये कहते थे कि अब हम जो है इंडिपेंडेंट हैं और हम कोई किसी के ग़ुलाम हैं, ये नारा था ना इनका। तो जो ग़ुलामी का और जो मुदाखलत की काविश इन्होंने की है, वो तो इनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए, जितना बड़ा यू टर्न इन्होंने लिया। हमें कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, मैंने आपको बता दिया बड़ा क्लियर कि खान साहब जो हैं करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर जो साबित हुए उसकी सज़ा काट रहे हैं। इज़ नॉट अ पॉलिटिकल, और अमेरिका की तरफ से इनके लिए कोई पैगाम कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो खान साहब की जो रेपूटेशन डैमेज हुई है ना इंटरनेशनली, और वो भी ऐसे केस में जिसमें यूके की हुकूमत भी मुलव्वस है, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी को बड़ा डेंट पड़ा है। कोई बंदा दुनिया भर में करप्ट आदमी के पीछे नहीं आता। ओके, 1 मिनट, वो कह रहे हैं कोई बंदा करप्ट आदमी के पीछे नहीं आता, इसलिए अमेरिकी इमदाद आपकी फ़िलहाल जो है वो सर मुश्किल। देखें, आप गूगल पे सर्च करें, आप लिखें कि पाकिस्तान का जो है वो चोर कौन है, तो आपके सामने आ जाएगा। आप पूरी दुनिया में जाएं, आप पूछें कि चोर कौन है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि चोर कौन है। नंबर 1। नंबर 2, जब गूगल करना शुरू हो गए, नहीं वो नहीं करेंगे, उन्हें पता है। जब आप वो नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी आएंगे, वो आएंगे। जब आप किसी जगह के ऊपर आप खुद जो हैं डकैत होते हैं ना, कल डाकू का लफ्ज़ इमरान खान ने इस्तेमाल किया ना कि ये सारे डकैत इकट्ठे हो गए, तो जब आप चोर खुद होते हैं ना, तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि आपका जो हरीफ है उसको आप चोर बनाएं, उसको चोर डिक्लेयर करें। साहब मुझे ज़रा ये बताएं कि ऑन अ सीरियस नोट, अभी जो रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकात की है इमरान खान के बेटों ने, तो अगर खान साहब के बेटे वहाँ जाते हैं और रिचर्ड ग्रेनेल को कन्विंस कर लेते हैं मज़ीद, वैसे तो वो पहले ही कन्विंस हैं, और वो अमरीकी सदर से बात करते हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है कि वो पाकिस्तान पे दबाव डाल के खान साहब की रिहाई मुमकिन बना लेंगे? देखिए, पूरी दुनिया को डालना चाहिए था, जो कि नहीं, वो तो एक अलग नहीं, वो अब देखिए उन पे डिपेंड करता है। 7 बर्र-ए-आज़मों पे जो है वो यही वो मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि संजीदा सेटलमेंट है ना जी इनकी, बिल्कुल ये पूरी सेटिंग। ये ईरान की बात करें, ईरान के अंदर मार्को रूबियो ने, जो उनका सेक्रेटरी खारिजा, उसने कहा
कि वो ममालिक जिन्होंने मजम्मत की है वो अंदर से हमारे साथ हैं। तो ये हर जगह पर उनके सर ये डिप्लोमेसी में आप हर कंट्री स्टेटमेंट्स देती है, अपने फायदे के लिए देती है, और वो ये सर मैं आपको बताता हूँ मेरा सवाल आपसे काज़मी साहब मेरे साथ बैठे तो उन्होंने कहा जी कि हमने पहले पाकिस्तान को देखने बाद में ईरान का मामला है। भाई मुसलमानों पर जुल्म पे आपका मौक़िफ़ अलग हो सकता है, आपने इजराइल के साथ खड़े होना है कि इजराइल ना हमें बम मार दे। मैं एक ज़रा अर्ज़ कर लूँ आपसे कि ये एक अलहदा बहस है, ये बड़ी लंबी बहस है, इस पर हम 1 घंटा प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि मुसलमानों के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को यकजुबान होके हम आवाज़ होके आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि दुनिया में कोई भी कौम सबसे पहले अपने वतन के लिए आवाज़ उठाती है, और जब वो इस काबिल हो जाती है कि वो किसी और वतन के लिए आवाज़ उठा सके तब वो किसी और के लिए आगे जाती है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम अपना मसला हल नहीं कर रहे, बाकी सारे मसाइल हल करना चाहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि मुझे बताएं कि रिचर्ड ग्रेनेल से जो मुलाकात हुई है उसका मकसद ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को, ये अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करें कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले। देखिए वो मिले हैं, अब ये तो उनको पता है कि उन्होंने क्या बात की है। वो गए वहाँ पर तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे वो टच करेंगे अपने वालों के लिए। इंसानी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं करेंगे ना, तो पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट देख रहे हैं। देखें पॉलिटिकल एस्पेक्ट कोई एनजीओ तो नहीं चला रहे, वो तो नहीं, वो बात कर सकते हैं, और अगर वो करें और उसके अंदर रोल अदा करें तो उनको चाहिए रोल अदा करना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना अखलाकियात है, ना लोगों को जमहूरियत की बहाली आप अमेरिका से करवाना चाहते हैं पाकिस्तान। देखिए जो दुनिया का मुल्क है, जो दुनिया का मुल्क है, हर मुल्क को चाहिए कि उस पर आवाज़, अगर हम फ़लस्तीन के साथ खड़े होते हैं, अभी कोई दुनिया का मुल्क हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। कौन सा उठा रहा है? कोई भी नहीं उठा रहा। नहीं, अगर 2-4 कोई बोल भी रहे हैं तो उनकी मेहरबानी, बाकी जो हैं तमाम लोगों को बोलना चाहिए। सर आपने ऐसा क्या किया राना साहब कि इनके लिए दुनिया का कोई मुल्क भी आवाज़ नहीं उठा रहा? देखिए नहीं, मैंने कहा 2-4 अगर उठा रहे हैं, कौन से उठा रहे, नाम बता देना। नाम तो अब मैं सर्च करके बता सकता हूँ कि किस किस ने किया है। गूगल नहीं कर रहे थे? मैं कर लूँगा। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बदकिस्मती से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो जवाल पे थी, चाहे सऊदीया हो, चाहे चाइना हो, चाहे मलेशिया हो, सबसे इन्होंने तल्लकात ख़राब किए थे, और मैं समझता हूँ कि वो उनको दुरुस्त करने में हमें बड़ा टाइम लगा। तो इसलिए यही वजह है कि खान साहब की जो जिस तरह की तर्ज सियासत था उसको दुनिया ने भी पसंद नहीं किया था। थैंक यू सो मच। नईम हैदर पंचोता साहब, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एनडीएमए ने मुल्क भर में जारी बारिशों से होने वाले अब तक होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 26 जून से अब तक 245 अफराद जाँ बहक और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 118 बच्चे भी शामिल हैं। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, डूबने, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड से हुई हैं। माली नुकसानात का जायज़ा लें तो अब तक 854 घर गिरे और 200 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। हर साल होने वाले ये नुकसानात हमें रिमाइंड करवाते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई मफरूज़ा नहीं है, भयानक हकीकत बन चुकी है और ये हकीकत अब फेस करना पड़ेगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से ख़तरात का शिकार ममालिक में पहले नंबर पर आ चुका है। 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि पाकिस्तान का आलमी माहौलियाती तब्दीलियों में हिस्सा 0.5% है, लेकिन इसके असरात पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा भुगत रहा है। मगर आलमी सतह पर इस हकीकत को तस्लीम करने के बावजूद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। 2022 के सैलाब के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया ने तकरीबन $10 अरब के वादे किए थे, जिसमें से अभी तक सिर्फ $3 अरब भी फराहम नहीं किए गए। जबकि 2050 तक माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान को हर साल 40 से 50 अरब डॉलर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क को चंद अरब डॉलर के लिए आलमी मालियाती इदारों से रुजू करना पड़ता है। इसलिए अंदरूनी वसाइल से ही हमें इस मसले से निमटना पड़ेगा। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान आलमी माहौलियाती तब्दीलियों का अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ एडजस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रिसोर्सेज की एलोकेशन वक्त की ज़रूरत है। यूएन हैबिटेट की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बड़ा मसला डिसऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग है। मकानात की कमी की वजह से देही इलाकों से माइग्रेट करने वाले शहरों में कच्ची आबादियों या गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रिहाइश पजीर हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरों की 50% आबादी ऐसी सेटलमेंट्स पर मुश्तमिल होती है।
दूसरी तरफ दरियाओं और पानी के बहाव के कुदरती रास्तों पर तजावुजात बना दी गई हैं। शहरों के ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो चुके हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू कंस्ट्रक्शन में क्लाइमेट रेजिलियंस का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 40% आबादी को माहौलियाती तब्दीलियों से आने वाली तबाही से शदीद खतरात का सामना है। इन खतरात में सैलाब, खुशहाली, साइक्लोन, हीट वेव्स और हैवी मानसून स्पेल शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक माहौलियाती असरात से 2050 तक पाकिस्तान के GDP में 20% तक कमी हो सकती है। अब भी वक्त है, जाग जाएं। क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन हिकमत अमली को मरबूत कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं, वरना तबाही ना तो किसी तैयारी का इंतज़ार करती है और ना ही कोई फ़र्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।